Good morning, children. Let's continue our last topic of same chapter, lesson number 9, financial market. And I hope आपको आगे के चारों sections clearly समझ में आए होंगे. And now let's continue and complete our today's last topic. दैट इज़ अ ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ सिक्योरिटी. क्या क्या प्रोसीजर्स किए जाते हैं, जैसे कि अर्लियर शेयर ब्रोकर्स यूज टू गैदर इन द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एट अ फिक्स टाइम. पहले लोग क्या था, एक फिक्स टाइम पे एक साथ गैदर होते थे अगर कुछ भी उनको शेयर आउट करना था. दे वे डीलिंग इन ट्रांजेक्शन ऑन द फ्लोर बाय आउट कैरी और विद द डिफरेंट साइन ऑफ हैंड्स. या पहले सब साथ में मिलकर बात करते थे या फिर डिफरेंट साइन होती थी या जो भी होता था. ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग हैज़ केम इनटू एग्जिस्टेंस इन प्लेस ऑफ ओल्ड ट्रेड. लेकिन आज क्या हो गया है, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी आ गया है इन प्लेस ऑफ ओल्ड ट्रेडिशनल. पहले के टाइम पे सब मिलकर काम करते थे, आज ऑनलाइन सिस्टम्स क्या होता जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होता जा रहा है. इन्वेस्टर कैन बाय एंड सेल्स द सिक्योरिटी ऑनलाइन बिकॉज ऑफ इंटरनेट. आज इन्वेस्टर परचेज भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है ऑनलाइन, इसलिए आज वो फेस टू फेस नहीं मिलते. आज सब लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेट और कंप्यूटर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके अपना काम ईजिली कर रहे हैं. इन्वेस्टर्स इन ऑर्डर इन प्लेस बाय इन्वेस्टर थ्रू द यूज़ ऑफ इंटरनेट. आज ऑर्डर हो रहा है इन्वेस्टर्स का किसके थ्रू, इंटरनेट की वजह से आज सब काम इजी होता जा रहा है. द प्रोसीजर ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी ऑनलाइन कैन बी स्टार्टेड. और परचेसर जो भी प्रोसीजर है वो आज ईजिली ऑनलाइन के बेस पे भी काम चल रहा है. मतलब आज सब कुछ इतना ईजी हो गया है कि लोग आज इंटरनेट की वजह से ऑनलाइन परचेसिंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, मनी बना रहे हैं. आज देखो इस लॉकडाउन में लोगों ने कितना ऑनलाइन बैठे बैठे काम किया. कोई भी जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा था उसने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आइडिया से अपने काम को कंप्लीट किया. राइट चिल्ड्रन, तो लेट्स सी के उसके प्रोसीजर्स क्या क्या हैं. उसके ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 7 प्रोसीजर्स हैं जिसके लिए क्या क्या है, लेट्स सी. जैसे कि अगर हम फर्स्ट बात करते हैं टू ओपन द डीमार्ट अकाउंट, सबसे पहले क्या होना चाहिए, इन्वेस्टर हैज़ टू, एक जो इन्वेस्टर है उसे अपना एक डिपॉजिटरी अकाउंट डीमार्ट में ओपन करना पड़ेगा जिसमें वो बाइंग और सेलिंग दोनों काम कर सकता है नेट की हेल्प से. ऑर्डर टू बाय ऑर्डर टू बाय मतलब यहाँ पे इन्वेस्टर जब उसको जब वो चाहेगा, हु वांट्स टू सेल सिक्योरिटी हैज़ टू प्लेस द ऑर्डर. यहाँ पे ऑर्डर दे सकता है और परचेस एंड सेल प्राइस एज पर द स्क्रिप्ट जो भी रहेगा वो क्लियरली टाइम टू टाइम प्लेस कर दिया जाएगा. लेकिन यहाँ पे 2 टाइप के ऑर्डर होते हैं, एक लिमिटेड ऑर्डर है और एक है मार्केट ऑर्डर. अगर हम लिमिटेड ऑर्डर की बात करते हैं तो यहाँ पे लिमिटेड मतलब एक टाइम पे जितनी लिमिट होगी उतना ही परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं. मतलब रिटेलर, इन्वेस्टर और फंड हाउसेस प्लेस द टाइप ऑफ ऑर्डर. यहाँ पे जो भी रिटेलर है वो या फिर जो हाउस से फंड्स जो रिलेट है वो ऑर्डर कर सकते हैं. उसके बाद आता है मार्केट ऑर्डर. मार्केट ऑर्डर इज़ वन इन विच ऑर्डर इज एग्जीक्यूटेड एट लेटेस्ट क्वाटेड प्राइस. यहाँ पे मार्केट ऑर्डर क्या होता है, जो कि मार्केट का एट प्रेजेंट जो लेटेस्ट प्राइस चल रहा है ना उस प्राइस के बेस पे ऑर्डर दे सकते हैं. फिर उसके बाद थर्ड आता है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर. एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे जो ब्रोकर होता है एज पर जैसे ही वो ऑर्डर रिसीव करेगा ब्रोकर के पास से, ब्रोकर उस ऑर्डर को प्लेस करेगा स्टॉक एक्सचेंज में और ब्रोकर फिर डील करेगा ट्रांजैक्शन का, मे बी ऑनलाइन या फिर ऑनलाइन डील करेगा किसके बिहाफ पे, कस्टमर के बिहाफ पे. कॉन्ट्रैक्ट नोट भी दिया जाता है ताकि बाइंग और सेलिंग जो भी है एज पर द कस्टमर. कॉन्ट्रैक्ट नोट इज़ अ कंफर्मेशन ऑफ डे ऑन विच द ट्रांजेक्शन इज डील. ये एक तरीके से इसलिए किया जाता है ताकि सामने वाले को पता चल सके किस दिन उन्होंने इस ट्रांजैक्शन के बारे में बात की थी, क्या डील थी, और उसमें सारे सिक्योरिटी होंगे, प्राइस है, ट्रांजैक्शन है, ऑर्डर नंबर रहेगा, ब्रोकरेज है, टैक्स है, जो भी रहेगा सब उसमें डिटेल रहेगा. सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, जो भी सेटलमेंट है परचेसिंग और सेलिंग का वो सब एक तरीके से सेटलमेंट किसके थ्रू होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब NSCCL नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के थ्रू होगा, या फिर एक तरीके से डे ट्रांजैक्शन अकर आफ्टर डे ट्रांजैक्शन और ट्रेड, और जैसे ही ट्रेड फैसिलिटी उस टाइम पे हम कर सकते हैं. पेमेंट ऑफ ATM
या फिर डिलीवरी ऑफ स्टॉक। पेमेंट हम क्या कर सकते हैं, पेमेंट यहाँ पे पेमेंट अगर हम बात करते हैं तो इफ़ अ कस्टमर हैज़ परचेज द शेयर, पेमेंट फॉर द सेम इज़ टू बी डन प्रायर टू द पे इन डे। या तो डे पे कर सकता है, या फिर जब बेचेगा तब, या तो फिर डिलीवर होगा तब, या फिर एक दिन के बाद। ये डिपेंड करेगा कि किस तरह से हमें पेमेंट करना है। इन्फॉर्म टू कस्टमर ऑफ सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन, ब्रोकर विल मेक द पेमेंट टू द कस्टमर थ्रू अ बैंक। या तो बैंक के थ्रू कर सकता है, या इन केस ऑफ परचेज ऑफ सिक्योरिटी ब्रोकर विल पे डायरेक्ट पेमेंट फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द कस्टमर। ओके चिल्ड्रन, यहाँ पे या तो वो बैंक अकाउंट के थ्रू भी कर सकता है या फिर डायरेक्टली भी पे कर सकता है। तो दिस वे द मेन प्रोसीजर कि किस तरह से हमें सिक्योरिटी करनी है, या किस तरह से हम परचेसिंग कर सकते हैं, या फिर ट्रेडिंग का क्या क्या प्रोसीजर है। नाउ लेट्स सी कि उसमें एसबीआई ने क्या मेन रोल था। तो एसबीआई हैज़ केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ सिक्योरिटी बोर्ड एज ऑन जनवरी 30, 1992। एसबीआई कब आई इसमें, 1992 30 जनवरी में, अंडर द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड इंडिया एक्ट 1992। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड इंडिया के थ्रू ये आई थी। इसका हेड ऑफिस कहाँ है चिल्ड्रन, मुंबई में है। मेन स्टॉक एक्सचेंज का जो मार्केट है जो कहाँ पे है, वो मुंबई में है। और इसके रीजनल सेंटर्स जो हैं, जो उसके ब्रांचेस जो हम बोल सकते हैं, वो है कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में। कहाँ कहाँ है, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटी। यहाँ पे क्या है, जो इन्वेस्टर, अब जैसे अभी आप लोग का मूड है पढ़ने का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई थ्रू से आपको पढ़ाई में इन्वॉल्व करना। तो उसी तरह यहाँ पे जो मुंबई के स्टॉक मार्केट होते हैं, वो अपने इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को किस तरह से प्रोटेक्ट करे, वो उनका मेन मोटिव होता है। देन उसके बाद आता है टू एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी, साथ साथ इंकरेज करते किस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए। थर्ड है टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट, फिर रेगुलेटरी मार्केट में किस तरह से सिक्योरिटी किस तरह से आगे कंटिन्यू रहनी चाहिए। दिस वे द 3 मेन ऑब्जेक्टिव। लेट्स सी द फंक्शन। मेन जो फंक्शन है अलॉन्ग विद दिस, द फर्स्ट फंक्शन है टू रेगुलेट द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज, मतलब कंटिन्यू बिजनेस क्या होना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज में, रेगुलेट मतलब जो भी मॉनिटर कर रहा है, जो भी देख रहा है, उसका इफेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए कि पूरा वर्क जो है बराबर से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सब उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कोई तरीके से प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बराबर चल रहे हैं कि नहीं। वो सेकेंड आता है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। जैसे कि हमने देखा कि अगर हमारा मेन ड्यूटी क्या होती है कि हमें किसी को फोर्स नहीं करना है, उसका इंटरेस्ट है तो हमें उसके इंटरेस्ट को किस तरह से हमारे इंटरेस्ट इन्वेस्ट में चेंज करना है, वो हमें होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन एंड द रेगुलेशंस ऑफ इंटरमीडियरी, इट रजिस्टर द इंटरमीडिएट वर्किंग इन स्टॉक है, मतलब कोई भी मर्चेंट है, बैंक है, ब्रोकर है, रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटी है, मॉनिटर है, उस लोग का मेन फंक्शन होता है। इट मेक्स प्लानिंग फॉर द ट्रेडिंग ऑफ, यहाँ पे इन लोग प्लान करते हैं किस तरह से हमें इसमें एंटर होना है। रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशंस ऑफ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड मतलब किस तरह से हमें रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है ताकि हमारा म्यूचुअल फंड में कोई तरह का की लॉस ना हो और वो काम कंटिन्यू चलता रहे। टू प्रिवेंट फ्रॉडेड ट्रेड, एक तरीके से देखना है कि कोई हमारे स्टॉक एक्सचेंज में कोई स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहिए ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम या फ्रॉड हमारे साथ ना हो सके। टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रोकर, इट कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ द शेयर ब्रोकर हु डू नॉट, अगर कोई भी रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं करेगा तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। टू रेगुलेट द मर्जर एंड टेक ओवर द कंपनी, अगर सामने वाला बराबर से इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, प्रिजर्व नहीं कर रहा है या गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम उसकी जगह पे वो सब चीज़ हम अपने अंडर ले सकते हैं ताकि जो भी रिस्क है हम उस रिस्क से बच सकते हैं। गाइडलाइंस विद द रेफरेंस टू पब्लिक इशू, पब्लिकली इशू है जैसे कि एक्टिव होना चाहिए, सारे इंकरेज करना चाहिए ताकि कोई तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो और इसके वजह से प्रोफेशनली कोई काम में भी रुकावट नहीं होगी। फिर उसके बाद आता है चिल्ड्रन सेल्फ रेगुलेशन। क्या आता है चिल्ड्रन? सेल्फ रेगुलेशन मतलब हमें जो भी हम काम कर रहे हैं हमारे काम में हमें परफेक्ट होना चाहिए ताकि हम जो भी काम करेंगे अगर हम उसमें परफेक्ट है तो हमारे काम में कोई तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। गाइडेंस
देन उसके बाद आता है चिल्ड्रन मेंटेनिंग द स्टॉक एक्सचेंज एज एन एफिशिएंट मार्केट। मेंटेन करके रखना है, जो भी हमें स्टेबिलिटी है, एफिशिएंसी, हमें उसे मेंटेन करना है रिस्ट्रिक्शंस गाइडलाइंस के थ्रू, मतलब हमें कोई तरीके से प्रॉब्लम फेस नहीं होनी चाहिए। इंस्पेक्शन ऑफ द बुक, जो भी हमने बुक्स बनाई है, जो भी है उसको हमें कंटिन्यू कंपनी को देखते रहना चाहिए, बेनिफिशियरी क्या है वो हमारी ज़रूरी है, और इससे हमें पता चलता है कि हमारी कंपनी में कितना डिपॉजिटिंग हुआ है, कितना हुआ है वो सब। मॉनिटरी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, मॉनिटरी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मतलब वेदर रेगुलेशन लेड डाउन फॉर द स्टॉक एक्सचेंज, नेसेसरी होना चाहिए कि कितना आ रहा है, कितना, मतलब ऑडिट जिसे बोलते हैं हम लोग, फुल ईयरली का जो ऑडिट करते हैं ना, कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ये सब का भी इंस्पेक्शन होना ज़रूरी है। गाइडलाइन से जहाँ हो सके टाइम टू टाइम हमें शेयर ब्रोकर या सब ब्रोकर को या ट्रस्टी को हमें गाइडलाइंस करते रहना चाहिए, ताकि उनको ही पता चले कि क्या क्या मेन काम से या क्या उन्हें सिक्योरिटी कंपनी के लिए बाय करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। फिर आता है एनुअल रिपोर्ट। फिर हमें लास्टली जो भी हमारा एनुअल रिपोर्ट है, इट रिसीव द रिपोर्ट इन फॉर वेरियस स्टेटमेंट होते हैं, तो उस एक्टिविटीज़ के बारे में भी रिपोर्ट बननी रहनी चाहिए। रिसर्च द वर्क, जो भी नेसेसरी फंक्शंस है या जो भी हमारे वर्क है वो इफ़ेक्टिवली हमें टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए, उसके बारे में जानकारी निकालनी चाहिए, उसके बारे में हमें सारा नॉलेज होना चाहिए, ताकि कोई भी काम हमारा रुक ना सके। और हमारे अगर काम रुक रहा है तो उसके बारे में हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा काम हमारा जल्दी होगा। आई होप चिल्ड्रन आपको सारे फंक्शंस क्लियरली समझ में आए होंगे। फॉर मोर क्लियरली प्लीज़ रिफर योर टेक्स्ट बुक सो दैट आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड आई होप आपको फुल चैप्टर क्लियरली समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ स्टडी प्रॉपरली लाइन वाइज सो दैट आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो फॉर योर राइटिंग द आंसर्स एंड फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। आई होप आपको क्लियर समझ में आएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, जो कि मार्केटिंग के रिलेटेड ही है, किस तरह से मैनेज करना है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।